यहाँ उपस्थित हमारे संघर्ष के साथी, आज का जो टॉपिक है जाति और आरक्षण, भारत में सामाजिक परिदृश्य को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही अनिवार्य है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर नाना प्रकार के धर्म हैं, नाना प्रकार की जातियाँ हैं, और जिसकी वजह से मोहब्बत भी होता है बहुत और नफरत भी बहुत होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है। हम लोग एक दूसरे की हत्या भी बहुत करते हैं इसी नफरत की वजह से। और अगर आप विषय को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि हमें तो जाति और आरक्षण के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। जो दिल्ली के रहने वाले निवासी हैं या शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनको लगता है यार जातिवाद ऐसा कुछ है नहीं, होता नहीं है कुछ भी। तो ऐसे भी चीज़ें हैं। मैं गांव से हूँ, गांव में भी कुछ देखता हूँ क्या हो रहा है। दिल्ली में भी रहता हूँ, मुंबई भी जाता हूँ, अलग अलग जगह पे जाता हूँ, आउट ऑफ इंडिया भी गया हूँ, तो मुझे वहाँ का भी माहौल समझने का मौका मिला है। तो सच्चाई कुछ और है जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सीखते हैं या पढ़ते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, उसके अलावा कुछ और भी सच्चाई है, उसको हम समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा पहले जातिवाद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो वर्णन है एक बेसिक रूप में ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जाति को या वर्ण बोल सकते हैं, वर्ण को अलग अलग विभागों में बांटा गया। पहला इन्होंने ब्राह्मण को रखा, फिर क्षत्रिय को रखा, वैश्य और फिर शूद्र को रखा। ऐसा कहा गया कि ब्राह्मण की जो जन्म है वो एक मुख से हुआ है, फिर क्षत्रिय का जन्म जो है भुजाओं से हुआ है, और जंघाओं से वैश्य का, और पैरों से शूद्र का हुआ। पर एक ऐसी प्रकार रही, एक ऐसा वर्ण रहा जिसके वर्ण व्यवस्था में जिक्र ही नहीं है, जिसको अवर्ण भी बोलते हैं, और आजकल हम उसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, या एक टाइम पे उनको अछूत भी बोला जाता है। तो ये अवर्ण वाले सिस्टम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक हजारों साल पहले मनुस्मृति का कोड ऑफ कंडक्ट रहा, जहाँ पे कि वर्ण व्यवस्था जो है अपने फॉर्म में चला। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर है, लेकिन आपको पता है कि जो ऊंची पैदान पे रहे होंगे वर्ण व्यवस्था का, वो चालाक भी बहुत रहे होंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जो अगर आप अच्छा कर्म इस जन्म में करेंगे तो आपकी जाति बदल जाएगी, या आप इसी जाति में अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। जब आपने बोलना शुरू किया ना कि इसी जाति में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, कर्म करेंगे, तो आपको एक अच्छा जाति मिलेगा, तो धीरे धीरे यही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जन्म देता है। आप ये कहने लगते हैं कि आप जिस जाति में हो उसी जाति में रहो और उसी जाति में काम करो। एक रूप बदलना शुरू हो गया, जो कि एक चालाकी का ही एक पार्ट था, जो कि हमारे उस समय वर्ण व्यवस्था की अपर लिमिट में रहे हुए। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जातिवाद होता क्या है। आप लोग बहुमंजिली इमारत को अगर समझते हैं तो जाति व्यवस्था एक बहुमंजिली इमारत की तरह होता है, जिसमें कि कोई भी इंसान जो मंजिल में है उसी मंजिल में रहेगा। वो ना नीचे जाता है ना वो ऊपर जाता है। वो जिस वर्ण में पैदा होगा वो उसी वर्ण में मरता है। यानी कि अगर आपको जाति व्यवस्था समझना है या किसी जाति के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझना है तो संवाद होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जातिगत संवाद है वो इस देश में तो नहीं है। बिल्कुल भी जो एक विंडो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बिल्कुल स्टॉप है। तो हम कैसे किसी को समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एकदम बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% ऐसे लोग हैं जिनको जातिगत व्यवस्था और आरक्षण के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। वही पता होगा जो व्हाट्सएप या अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन होती है। एक जब हम बहुमंजिली इमारत की बात करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आप शुद्र हैं तो ब्राह्मण नहीं बन सकते, या कितने भी आप रेपिस्ट हो या गुंडे हो, आपकी जो है मान सम्मान बनी रहेगी अगर आप ब्राह्मण जाति से हैं। तो एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। और आगे जब देखते हैं कि संरचना का जो निर्माण किया गया, कि जो वर्ण व्यवस्था का जो संरचना था वो एक बहुत ही चतुर और एक ऐसे व्यवस्था द्वारा निर्माण की गई ताकि उनकी जो वर्चस्व है, जो सत्ता का जो वर्चस्व है जो होता है वो बना रहे। उस व्यवस्था को बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था को बनाया गया। अगर कोई, मैंने बता दिया कि कर्म की व्यवस्था को फिर कैसे हमने उसको रिजेक्ट किया कि भैया इसी में पैदा हुए हो तो इसी में मेहनत करो तो अगली बार तुम उसमें रहोगे। किसी एक रिजिडिटी पैदा हुई थी जो मैंने आपको बताया था। अब
बहुत लोग बोलते हैं क्या है कि जातिवाद नहीं होनी चाहिए या जातिवाद बहुत गलत चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं। ये हमारा वैचारिक रूप है कि हम बोलते हैं कि जातिगत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जातिगत नफरत नहीं होना चाहिए, लेकिन हम मानेंगे नहीं। व्यवहारिक तौर पे हम जातिगत व्यवस्था को दूर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वैचारिक चिंतन तो ठीक है, लेकिन वैचारिक चिंतन से हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। व्यवहारिकता में तो आपकी बदल नहीं रही है, कुछ कुछ बातें तो बदलती नहीं है। तो वही फिर ढाक के तीन पात हो जाते हैं। वैसा लगता है कि जस्ट इस वाइल वास, कुछ आपने कुछ बोला और वो गया, तो इसका कुछ मतलब रह नहीं जाता। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आप ये मान के चलिए कि जातियां जो है, पहले करीब 600 जातियां बनाई गई, फिर बाद में पता चल रहा है कि वो जातियां करीब 6,743 से ज़्यादा जातियां हो जाती हैं, और उसमें भी उपजातियां हैं। उपजातियां भी 25,000 से ज़्यादा है, और उपजातियों का निर्माण इस तरीके से किया गया कि ये सोचता है यार मैं इससे बड़ा हूँ, इस जाति से मैं बड़ा हूँ, तो वो थोड़ा उसको बहुत मजा आता है। मैं तो बड़ा हूँ, चलो कोई तो मुझसे छोटा है, ये सोच सोच के बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है यार, इट्स ऑल गुड, चलो हम नहीं तो वो तो हम तो कुछ तो बड़े हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो जाति की संरचना है एक डिब्बे की तरह है। जो जिस डिब्बा में पैदा हो गया उसी डिब्बा में मरेगा, उसका और कोई कम्युनिकेशन नहीं है और उसका और कोई संवाद नहीं है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई दलित वर्ग से है, या कोई शूद्र वर्ग से है, या कोई सवर्ण वर्ग से है, या कुछ भी बोल सकते हैं, तथाकथित सवर्ण बोल सकते हैं, तो जाकी पावना फटे भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई है। मतलब ये स्थिति है, कोई दूसरे के बारे में कुछ जानता नहीं, ना ही समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे उसको कुछ लाभ मिलता नहीं। वर्ण व्यवस्था जब बनाई गई थी तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे विशेष फायदे थे जो कि किसी विशेष वर्ग को दी गई। जैसे कि ब्राह्मण को बोला गया कि वो जो है पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो विद्वान बनेंगे, या कुछ समाज को मार्गदर्शन करेंगे। एक विशेष फायदा उनको पहुंचाने की कोशिश किया गया। जो राजपाट में लगे उनको एक विशेष फायदा पहुंचाने की कोशिश किया। शूद्रों का काम जो है उन्होंने सेवा के लिए रख दिया। एक विशेष फायदा जो है ऊंचाई के लिए रखा गया। ये जो विशेष फायदा के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उसकी वजह से जो है एक ऐसा बड़ा वर्ग, भारत देश का जो बड़ा वर्ग है, उसको हमने क्या किया कि उसको धन से वंचित रखा, उसको हमने शिक्षा से वंचित रखा, उनको हमने मान सम्मान नहीं दिया। ये करीब ऐसा नहीं कि आपने 1 साल किया, 100 साल किया, 500 साल किया, 3000 सालों से एक बड़े वर्ग को आपने जो है धन से, शिक्षा से, मान सम्मान से आपने वंचित रखा। ये करीब जो है आप ये मान के चलिए कि ऐसे तैसे चलता रहा। जब यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों के सामने में ऐसा लगता है कि डिवीजन वो था कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, क्योंकि डिवीजन पहले से था, समाज में डिवीजन बहुत पहले से था। अंग्रेज जो है अपने काम के लिए, यानी कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, उसके लिए यहाँ के जो सिस्टम है, यहाँ का जो सोशल व्यवस्था है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसको समझने की कोशिश में आप ये मान के चलिए कैसे समझेंगे, लैंग्वेज बैरियर होगा, फिर और भी बहुत सारी बैरियर होगा। तो तमिलनाडु से करीब जो है मद्रास प्रोविंस माना जाता है, उसमें उसके कुछ ब्राह्मण्स को इंग्लिश आती थी उस समय। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 11 ब्राह्मण को अपॉइंट करते हैं, और उनका काम था कि यहाँ की सोशल संरचना को समझना है, कास्टिज्म को समझना है, और अंग्रेजों को गाइड करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, गाइड तो किया, लेकिन उन्होंने जो बेसिक व्यवस्था थी कास्टिज्म का, उसको और ज़्यादा रिसीव कर दिया। इसीलिए बोलते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में थोड़ा कास्टिज्म और बढ़ा है, धर्म के मामले में भी थोड़ी सी जो डिवीजन है वो बढ़ा है। खासतौर पे 1850 के बाद देखने को मिलता है कि अंग्रेजों ने डिवीजन पर बहुत ज़्यादा काम किया है, ताकि जो सत्ता उनके पास जो है वो बनी रहे। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नफरत है, जो जातिगत नफरत है, आप भी अखबारों में मैंने कल परसों भी आया था कि किसी को जो है अच्छे कपड़े पहनने को मार दिया गया, और वो बहुत ही बुरी हालत में है। राजस्थान में खबर आई कि एक बच्चा मेघवाल है, उसको मटका छू लिया तो उसको इतना पीटा गया, बाद में मर जाता है। चाहे बाद में अलग अलग स्टोरी बनाती, जातिगत व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग स्टोरी बनाई गई कि नहीं ये बात नहीं, वो बात नहीं रही। एक सुंदर सा लड़का था, वो मूछें रखता था, उसको मूछें रखने का शौक था, तो उसको मार दिया गया। और एक और राजस्थान की एक और घटना है, उसमें क्या है कि दोनों दंपति जो है, एक IAS IPS था, हस्बैंड IAS है, और जो वाइफ है वो IPS था। उसको शादी करने के लिए वो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता था। आप ये समझ के चलिए कि समाज के जो एक उच्च जॉब जिसको बोल सकते हैं, उच्च वर्ग का जो काम है, वो IAS IPS का होता है, रूलिंग, वो अपनी शादी में घोड़ी में नहीं बैठ सकता था। एक पूरी तरह से गांव को एक छावनी में तब्दील किया गया,
तब जाके वो घोड़ी में बैठता है और उसकी शादी होती है। ये आज की मानसिकता की बात कर रहा हूँ। और ये जातिगत व्यवस्था को मैं कितने जुल्म किए, उसको मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करें तो एकदम रूह कांप जाएगी आपको। केरल में त्रवणकोर होगा, आप लोगों सबने सुना होगा। वहाँ पे एक नियम था, एक कानून था कि उसमें पुरुषों के लिए अलग कानून था, महिलाओं के लिए अलग कानून था। जब दलित पुरुष, जब नीच जाति के पुरुष जब रोड पे चलेंगे, जहाँ पब्लिक गैदरिंग होगी या जहाँ सवर्ण से मुलाकात हो सकती है, तो उनको सर नीचे झुका के चलना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अब महिलाओं का कानून सुनते हैं। महिलाएं जब अपने घर से बाहर निकलेगी तो उनका जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको खुला रखना है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि वो अपने ब्रेस्ट को नहीं ढक सकती। अगर वो ढकती है तो उनको ब्रेस्ट टैक्स देना होगा। और कुछ लोगों को पता होगा, मैं वो गूगल पे आप जाएंगे उसको चेक कर सकते हैं कि मैं क्या स्टोरी भी बोलने वाला हूँ। तो जी जी नाम तो कुछ तो महिला ऐसे भी थी जो कि इसका विरोध करती थी कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरे लिए डिग्निफाइड नहीं है, तो मैं तो ढकूंगी, अपना ब्रेस्ट में ढकूंगी। तो बहुत हंगामा मचा, क्योंकि जो राज्य में थे वो ज़्यादातर उच्च वर्ग की मानसिकता वाले लोग थे। उनका अपना एक वर्चस्व रहा होगा कि नहीं, ऐसा कैसे कर सकते, दलित जाति के हैं तो तुम ब्रेस्ट कैसे ढक सकते हो। तो अल्टीमेटली प्रेशर इतना बना कि जो है राज्य सरकार से वहाँ पे कर मांगने वाले यानी टैक्स मांगने वाले पहुँच गए उनके घर में। उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं दूंगी टैक्स, दलित है, ऐसे भी पैसे नहीं होंगे उनके पास। तो उसमें एक सिस्टम होता है कि जो केले का पत्ता होता है उस पर उनको देना था। वो केला का पत्ता लेके जो उसका नाम था नांगरी, वो अंदर जाती है और अपने स्तन को काट के, दोनों स्तन को काट के उस कैर को जो करदाता वहाँ पे आए हुए थे, टैक्समैन जो आए हुए थे, उनको दे देती है। और उस घटना में इतना खून बहता है कि उस लेडी का जो है देहांत हो जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जातिगत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरह का अन्याय किया जाता था। और ये 1924 तक चला है। एक और मैं स्टोरी बताता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट है वो, लेकिन है सिमिलर ही। नाडर जाति साउथ इंडिया में है, उसमें भी यही प्रथा थी कि महिलाएं जो है ब्रेस्ट को नहीं ढक सकती हैं। और कुछ महिलाओं ने विरोध कर दिया इसका। तो हुआ ये कि नेचुरली है कि सब कुछ जाति का अपना एक वर्चस्व रहा है हर जगह। तो दो महिलाओं का 1859 में 2 महिलाओं को हैंग कर दिया जाता है, फांसी दी जाती है, क्योंकि आपने ब्रेस्ट नहीं ढका तो आपको फांसी दी जा रही है। उसमें उसका बहुत विरोध होता है और सब कुछ चीज़ें होती है। अंग्रेज भी थे आसपास इसी दौरान, तो उस कानून को बंद कर दिया जाता है। थोड़ा सा इसमें आता है कि चलो अंग्रेज कभी तो रैशनल थे कि जब वो विरोध आता था तो उसको बंद करते थे, सोशल सिस्टम को थोड़ा सा वो क्लोज करने की कोशिश करते थे। तो ये सब सारी व्यवस्था रही जहाँ पे कि आपने किसी बड़े वर्ग को बहुत चीज़ों से वंचित रखा। इसीलिए हम एक बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण पर चर्चा क्यों होनी चाहिए, आरक्षण पे इतना विवाद क्यों है। आरक्षण पे जब हम बात करते हैं तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, तलवारें निकल जाती है, ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण के चाहे समर्थक हो या आरक्षण के घोर विरोधी हो। मैं आपको बता दूं कि दोनों अज्ञानी लोग हैं, दोनों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उनके माँ बाप ने, उनके समाज ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि वो उसका समर्थन करते हैं या उसका वो विरोध करते हैं। सच्चाई उनको नहीं पता, कुछ भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब सच उसके सामने आएगा या फैक्ट या फिगर उसके सामने आएगा तो अपना कान बंद कर लेंगे। उन्होंने एकदम बिल्कुल आँख बंद कर लेना, भैया मुझे नहीं समझना कुछ, नहीं सुनना कुछ, तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। तो समझते हैं कि वाई रिजर्वेशन, वाई वी शुड टॉक ऑन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसको मिलता है? एक शब्दों में बोल सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उसको रिजर्वेशन मिलता है। अभी मैंने कहानी सुनाई 3000 साल से क्या हुआ है शेड्यूल कास्ट के साथ। शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलता है, और जब मंडल कमीशन आया उसके बाद ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलता है। और अभी कुछ समय पहले EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो कि जनरल कैटेगरीज आते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। अभी हरियाणा सरकार ने घोषणा किया कि जो हरियाणा के निवासी हैं उनको प्राइवेट जॉब में भी आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठियों के लिए आरक्षण की बात होती है, जाट की जो आरक्षण, हरियाणा में जाट के आरक्षण की बात होती है, और राजस्थान में गुर्जर के आरक्षण की बात होती है। सर अभी करते हैं बात, अभी इसमें सब करते हैं, सवाल में लेंगे उसको।
तो ये इस तरह की आरक्षण की बातें हो रही, तो क्यों बातें हो रही है? एक तरफ आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन का इतना विरोध क्यों होता है, या रिजर्वेशन का इतना अधिक समर्थन क्यों होता है, क्या स्टेक पे क्या है उसमें, उसमें कैसा है? एक रिसोर्स, इंडिया में जो रिसोर्स है, यानी कि जो संसाधन की लड़ाई है, रिजर्वेशन उसको चेंज करने की कोशिश करता है। एजुकेशन जो सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश करता है, एजुकेशन में कोई घुसता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात होती है, यानी कि 3 टॉपिक पे अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिसोर्स की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करेंगे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा विरोधाभास नजर आता है। देश में ऐसे ही इतनी ज़्यादा भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसमें आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, है ना। रिसोर्स एलोकेशन की बात समझते हैं कि जहाँ पे कि रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन जो मूल जरूरतों से जुड़ी होती है, उसमें आपको किसी को देना हो या किसी को मिल रहा है तो नेचुरली उस चीज़ों को डिफेंड करता है और समझने की कोशिश नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि हेल्दी डिस्कोर्स रिजर्वेशन के मामले में जनरली हेल्दी डिस्कोर्स नहीं हो पाता है। लेकिन हमें समझना है कि जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे बार बैठे लोग हैं, उनका एक चैटर बॉक्स, यहाँ पे जो चैटर बॉक्स चलता है ना कि आप मुझे पूछना क्या, सुनना नहीं है दूसरे भी, आप मुझे पूछना क्या, आप मुझे आर्गुमेंट क्या करना, वो वाला चैटर बॉक्स चलना शुरू हो जाता है। वो चला लेना, वो सवाल भी आएंगे, कुछ मैं भी जवाब दूंगा, कुछ गोपाल राय जी भी जवाब देंगे, तो वो जवाब हो जाएगी, उसके लिए टेंशन ना लें। लेकिन सुनने की कोशिश तो कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसका फिर अपना जो भी सवाल है वो आप उसको कर सकते हैं। और रिजर्वेशन को समझने का एक साइंटिफिक तरीका भी हो सकता है। उसको तरीका कैसे होगा कि आप उसको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, या न्यूट्रलिटी के हिसाब से आप एक न्यूट्रल मान के चलिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं दलित जाति से हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं ओबीसी से हूँ। एक बार समझ तो लें, फिर बाद में जो हम है तो है ही, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, हम हो जाएंगे फिर से। तो उसको उस न्यूट्रलिटी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे होगा कि रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है बेसिकली वो डिपेंड करता है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे। और इक्वालिटी का भी अपना रूप है। इक्वालिटी का मतलब समझाता हूँ आपको कि बास्केटबॉल बहुत लोगों ने खेला होगा इसमें ना, उसका जो गोल पोस्ट होता है बास्केटबॉल का वो करीब 10 फीट का होता है, दोनों साइड 10 फीट का होता है। मान लीजिए एक प्लेयर जो है 6 फीट का है, दूसरा प्लेयर हो सकता है कि 4 फीट का होगा। तो इक्वालिटी को कैसे समझते हैं? इक्वालिटी तो ये हो गया कि गोल पोस्ट प्लेयर दोनों बराबर है ना, इक्वालिटी है, जो गोल करेगा वो जीतेगा, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। दूसरा इक्वालिटी का भी परिभाषा है, एक 6 फीट का है, एक में डिफरेंस 4 फीट का है, दूसरा 4 फीट का है तो उसमें डिफरेंस 6 फीट का होता है। तो किस तरह से इसको प्रेफरेंशियल सपोर्ट देके इक्वल किया जा सकता है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी बनाई जा सके। यानी इक्वालिटी का दोनों तरीका हो सकता है। एक इक्वालिटी वाला जो तरीका वो निगेटिव फॉर्म का होता है, दूसरा जो आता है वो पॉजिटिव फॉर्म का होता है। निगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। निगेटिव रिजर्वेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो वर्ण व्यवस्था का जो फॉर्म था वो निगेटिव रिजर्वेशन का फॉर्म था, जो कि 3000 साल चला है। और पॉजिटिव रिजर्वेशन जो कि मुश्किल से 1950 से आया, तो हार्डली 75 ईयर्स हुआ, ज़्यादा पुराना अभी नहीं है। जब भी हम किसी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। अमेरिका में या अलग अलग देशों में रिजर्वेशन रही है, जैसे श्वेत और अश्वेत का एक जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए अमेरिका में रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो आगे बढ़ सके। ये इसको हम अफर्मेटिव एक्शन की तरफ देखते हैं, यानी पॉजिटिव एक्शन बोल सकते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है, उसको करते हैं। एक और एक उदाहरण की तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है किसी वजह से बीमार पड़ जाता है और एक बच्चा हेल्दी है। तो लेकिन जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति ज़्यादा नहीं है, तो आप मान लीजिए रोटी की बात कर सकते हैं या दूध की बात कर लेते हैं। तो उस परिवार में इतना कुछ है कि वो एक एक गिलास दूध दे सकते हैं। अब जो दूसरा बच्चा बीमार पड़ता है तो डॉक्टर बोलता है यार इसकी खुराक जो है ना आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो आप ऐसा करो कि इसको 2 गिलास दूध दे दो। तो आप इक्वालिटी के बहुत बड़े मतलब मानने वाले लोग हैं, इक्वालिटी को बहुत अच्छे से आप मानते हैं। आप भूल जाइए कि बीमार है, नहीं भैया हम तो इसको भी 1 गिलास दूध देंगे और उसको भी 1 गिलास दूध देंगे। लेकिन माँ क्या करेगा, चलो ठीक है कुछ समय के लिए ये हेल्दी बच्चा है उसको हम 2 गिलास दूध दे देते हैं, आगे चल के जब थोड़ा ठीक होगा तो उसको 1.5 गिलास दूध दे देंगे और आधा इसको दे देंगे। बाद में हो सकता है 1-1 गिलास का दूध दोनों को दे देंगे जब उसका सेहत अच्छा हो जाए। तो माँ की तरह ऐसा सोचते हैं। जब परिवार की बातें होती है तो परिवार का जो भावना होता है वो त्याग पे डिपेंड करता है, त्याग के सिद्धांत होता है।
जब समाज की बात आती है तो उसमें लूट तंत्र हावी हो जाता है, जितना लूटना है लूट लो, हमें को मतलब नहीं। जब परिवार में त्याग की भावना आएगी और समाज में लूट तंत्र की भावना आती है तो उस समय रोल आता है स्टेट का। जब समाज फेल होता है, सोसाइटी फेल्स, देन स्टेट शुड कम इन टू प्ले, यानी स्टेट को उसमें फैसला लेने की जरूरत है। यानी कि भारत सरकार को अगर माँ बनना है तो उनको एक फैसला लेना पड़ेगा। तो ये एक धीरे धीरे जो है एक रिजर्वेशन का फॉर्म जो है ये लेता है, जिसको कि हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया इसलिए आया कि सदियों से या हजारों साल से आपने किसी एक वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। किस किस व्यवस्था में डिस्क्रिमिनेशन किया मैं बोल चुका हूँ। एजुकेशन में किया आपने, धन में किया, उसको मान सम्मान नहीं किया, आपने डिस्क्रिमिनेशन किया। डिस्क्रिमिनेशन का भी दो फॉर्म होता है। एक तो आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे मेट्रो में दिल्ली में बहुत लोगों ने ट्रेवल किया होगा, तो उसमें महिलाओं के लिए पहला लोग रिजर्व होता है। जब आपकी माँ बहनें बाहर जाएंगी तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरी जो सिस्टर है, मेरी मदर है, उनको जगह मिल जाना चाहिए, बहुत भीड़ होता है। तो एक प्रोटेक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि अच्छी बात होती है। दूसरा, ओल्ड एज के लिए जगह मिलती है। आप ये सोचें आपका फादर की उम्र 70 साल है, तो 70 साल तो आपको लगेगा कि नहीं, भीड़ भाड़ में बैठ जाए वो, कम से कम ट्रेवल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज फाइन। लेकिन जहाँ पे हम लोग शोषण वाली बात होती है, जहाँ एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, उसको जो है सरकार को रोकने की जरूरत होती है, यानी कि स्टेट उसको रोकता है। अलग अलग कानून के साथ, अलग अलग प्रावधान के साथ उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसको कि हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। अब हम ऐसे देखते हैं कि कुछ और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने आपको नांगली का भी जो है उदाहरण आपको दिया है। और 2011 में एक सेंसस आया था, आपको पता होगा, यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय जो है सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे जो है सेंसस हुआ था। लेकिन उन्होंने सेंसस को रिलीज नहीं किया 2011 में। क्यों नहीं रिलीज किया? इसके पीछे रीजन है कि पता चला कि अभी हम बोल रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या 80% है, लेकिन पता चल रहा है कि जो अदर माइनॉरिटी जो लोग हैं उनकी जनसंख्या 20% से ज़्यादा हो गई। तो सोचा कि यार तो मामला पाला बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया, पब्लिश नहीं किया 2011 के सेंसस में। फिर 2014 में सरकार बदली, उन्होंने फिर से स्टडी किया, देखा इसमें तो यार कास्ट वाला मामला भी बिगड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसको भी नहीं लाया। अरुण जेटली ने थोड़ा सा लीक किया, वो भी धर्म वाले मामले को थोड़ा सा लीक किया, ताकि क्योंकि उनकी राजनीति धर्म के आधार पे है, उन्होंने उसको लीक किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो मानते हैं कि जो एससी की जो कम्युनिटी की जनसंख्या है वो करीब 19 या 20% के आसपास है, और जो ओबीसी है उनका जो परसेंटेज होगा अराउंड 52-54% के आसपास है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह से अनऑथराइज सॉर्ट ऑफ रिलीज है, पब्लिकेशन है, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म है कि सही इंफॉर्मेशन आई हुई है। तो इसको और थोड़ा सा जोड़ लें, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, करीब 10% के आसपास रिजर्वेशन है। फिर कुछ फिजिकली हैंडीकैप का भी रिजर्वेशन होगा। टोटली मिला के 59%, 59.5% का रिजर्वेशन है। लेकिन कितने परसेंटेज को मिल रहा है? अगर आप इसको काउंट करेंगे तो करीब 90% टू 95% लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, वो भी 59.5% मिल रहा है। यानी कि 5% जनता को कम से कम 40% के लिए एक अनरिजर्व वाला सिस्टम दिया जा रहा है। 5% जो पॉपुलेशन है उसको इतना एक कैपेसिटी दी जा रही है कि आप जो है 40% पे आप कंप्लीट कर सकते हो। 95% लोगों को 59.5 दिया जा रहा है। इसमें एक चीज़ समझने की जरूरत है, जो रिजर्वेशन का फॉर्म है, 2 फॉर्म होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब समझते हैं कि जैसे कि सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एससी को 15% का कोटा मिला हुआ। आप चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर आप नंबर 1 भी आ जाते हैं तो आपको ये ठीक है यार, यू आर फ्रॉम एससी, सो यू आर पार्ट ऑफ दैट कोटा मनी, तो वो एक तरह का हॉरिजॉन्टल हो जाता है। लेकिन इंडिया में भी हॉरिजॉन्टल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए मोस्टली नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे नहीं है, प्रैक्टिस में जरूर की जाती है। प्रैक्टिस में तो वो नॉट सुटेबल कैंडिडेट फाउंड भी कर देते हैं, इसलिए आ ही ना पाए। महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान है। अगर मान लीजिए 5 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो चाहे वो एलिजिबिलिटी में टॉप 1 पे आ गई, लेकिन वो अंडरस्टैंड करते हैं कि यस 5 जो दिया गया है उतना ही देंगे और उतना ही मिलता है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी जो है उतना ही रिजर्वेशन है, तो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फॉर्म है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये हो गया, जैसे कि टीना डॉबी पिछले साल में आईएएस किया था, वो टॉप पे थी, तो उनको
उनकी वजह से जो रिजर्वेशन था वो नीचे का हेम्पर नहीं हुआ, उनको एक अलग से वर्टिकल आगे बढ़ा दिया गया। इसको समझने की कोशिश, जिसमें आपको उसी कोटा में रखा जाए उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, कोटा से बाहर निकाल दिया जाए उसको हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन बोलेंगे। इस तरह का प्रावधान अभी हमारे देश में है। और मेरे ख्याल से जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग सब समझ रहे होंगे। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि न्यूट्रल हिसाब से इसको समझा जा सके और आगे इसको एक्सप्लेन भी किया जा सके। और ये जो प्रावधान बनाई गई है ताकि जो सदियों से जो वंचित वर्ग रहा, सदियों से जो आपने महिलाओं के साथ जो इस देश में प्रताड़ना की गई, उनको जो एक सेकेंड द्वितीय दर्जे का जो है सिटीजन बना के रखा गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए यानी कि उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, यानी कि रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया। अब कहीं भी चले जाइए, आप सिविल सर्विसेज में चले जाइए, उसका जो टोटल परसेंटेज है महिलाओं का वो 10 पॉइंट समथिंग है, यानी 11% भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाइए वो हार्डली 7.4 या 7.5% का रिप्रेजेंटेशन है। यूनिवर्सिटी में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। कैबिनेट सेक्रेटरी लेसर देन 1% है। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में कैबिनेट जो रैंक में तो है ही नहीं कोई अभी। और जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए, नहीं है या तो नेग्लिजिबल है। हाई कोर्ट में होगा भी तो एक होगा, नाम पे होगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नहीं। यानी कि रिप्रेजेंटेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी सम वे टू रिप्रेजेंट द अदर कम्युनिटी। वो एक प्रेफरेंस के तौर पे किया जा सकता है, या एजुकेशन सिस्टम को बदलाव में थोड़ा सा ला के उसको किया जा सकता है। उसमें हम थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे अभी लोग उस पर। और अब हम थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि इस परिस्थिति में जातिगत व्यवस्था को कम करने के लिए या रिजर्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पे या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन 75 साल हो गया, लेकिन अभी तक रिजर्वेशन तो सबको मिल नहीं पाया ठीक से, नहीं पूरा हो पाया कुछ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें कुछ एक रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में आप नंबर 1 ले आओ, 100% ले आओ, इंटरव्यू में आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली आप छाट दिए जाओगे, आपको अयोग्य बोला जाएगा। क्विंट का नाम सुना होगा आपने, क्विंट न्यूज़पेपर का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक स्टडी किया था कि रेलवे में जो एम्प्लॉय शेड्यूल कास्ट से आते हैं या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, या ओबीसी जो आ रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। रेलवे में स्टडी किया गया, और कुछ जो है आर्मी में भी स्टडी किया गया इसको, क्विंट ने स्टडी किया था इसको। तो पाया कि जहाँ पे शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी है वहाँ पे परफॉर्मेंस को फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि वहाँ पे कुछ बदलाव भी आया है। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पता चला कि जो अटेंडेंस वाला पार्ट है या प्रेजेंटेशन वाली पार्ट है, वो इन कम्युनिटी के ज़्यादा डेवलप तरीके से वहाँ पे काम करते हैं या मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो कभी देखते हैं कि अयोग्य है या मेरिट के आधार पर नहीं आ रहे, तो इसको इन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। बहुत सारे लोगों ने पीएचडी किए हैं, इस पर रिसर्च किए हैं कि क्या ऐसा होता है। आप जैसे मान लीजिए मेडिकल वाले एग्जाम में जाते हैं, तो मेडिकल का जो कंपटीशन होता है या इंजीनियरिंग कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के दौरान जो है रिजर्वेशन होता है। लेकिन जब आप 4 साल 5 साल पढ़ते हैं उसमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। वही पढ़ाई आपके लिए है, वही पढ़ाई उनके लिए है, सबके लिए पढ़ाई तो एक बराबर एक माइंडसेट बना हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी वर्चस्व वाली माइंडसेट है कि वो मेरा सीट निकल रहा है। जो आज तक पता नहीं क्या कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, टॉयलेट साफ कर रहा था, आज मेरे साथ बैठ के आईएएस बन जाएगा, आज मेरे साथ तो डीएम बन जाएगा, आज मेरे साथ एसपी बन जाएगा, यूनिवर्सिटी पढ़ाएगा मेरे साथ, वो मुझे पसंद नहीं है। तो नेचुरली आप माइंडसेट इस तरह से, माँ बाप का एक प्रेशर रहता है, सोशल अंडरस्टैंडिंग इस तरह से रहती है कि आप उसका विरोध करते हैं। उस विरोध में भूल जाते हैं कि जो इंसानी मूल्य है उसको आप खत्म कर देते हैं। और अगर आप किसी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए, अगर ये देश माला की तरह है तो एक एक जो माला का जो भाग है उसको जगह देनी पड़ेगी और जगह में स्पेस भी रखना पड़ेगा, ताकि एक माला जो है अच्छी तरह से सुसज्जित रह सके। करना क्या चाहिए इस परिस्थिति में, करना क्या चाहिए, मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूँगा कि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं उस जेएनयू का किसी छात्र ने किया था, पीएचडी किया था, उन्होंने उस पर रिसर्च किया था। मैं नाम उसका भूल रहा हूँ अभी, मे बी विवेक था या कोई और था, मैं
एग्जैक्ट नाम नहीं है, आप देखेंगे गूगल पे तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या स्टडी किया कि कास्टिज्म को ख़त्म करने के जरिया महिला भी है। लोग बोलते हैं कि महिलाओं जो है ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो कैसे इंटरकास्ट मैरिज जो है कास्टिज्म को खत्म करने का तरीका है। उसमें जनरली अभी इंडिया में 6% के आसपास जो है इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, लेकिन अगर आप महिलाओं को एजुकेट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 20 से 22% के आसपास जो इंटरकास्ट मैरिज है वो महिलाएं उसको प्रेफर करेगी, एंड नेचुरली कि कास्टिज्म जो है थोड़ा रिड्यूस होगा। वन ऑफ द वे है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ वही तरीका होगा, एक वन ऑफ द वे हो सकता है। और हम लोग को ग्रेटर सोशल इंटीग्रेशन पे काम करने की कोशिश, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमें किसी का जाति का कुछ आइडिया नहीं है, नहीं समझ, एक तरीके से हम इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, सबके साथ खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। रूरल सेगमेंट में क्या होता है, सोशल इंटीग्रेशन उस तरह से नहीं है, इवन नाम ही नहीं बुलाते, आपको जाति के नाम से बुलाया जाएगा। तो इवन आज के दौर में सारथी नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है रिसर्च किया तो पता चला कि अनटचेबिलिटी स्टिल प्रैक्टिस किया जाता है। और अजीब बात यह कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में भी 39% अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जाता है। 40 to 45% जो अनटचेबिलिटी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है। 60% से ज़्यादा अनटचेबिलिटी राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है, कुछ हद तक हरियाणा में मिलता है। तो स्टिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का राज चल रहा है, संविधान आ चुका है, प्रगतिशील लोग हो चुके हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने परसेंटेज लोग घर में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नहीं कि आपकी जाति से तुम उस जाति को, ये नहीं, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, छूत अछूत वाला सिस्टम चल रहा है। तो ये तो स्थिति है अभी हमारे। तो क्या करना होगा, ग्रेटर सोशल इंटीग्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती है, रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में बात करी, कुछ गांव लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे ऐसे खेल का हम लोग आयोजन कर सकते हैं जिसमें कि अलग अलग जातियों के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, अलग अलग धर्मों के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो अपने साथ वो एक कंपटीशन की भावना डेवलप कर सके, एक साथ कंपटीशन का भावना डेवलप कर सके, ताकि वो चीज़ों को रिड्यूस किया जा सके। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्पल दूंगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा खींच सकता है। अगर कोई वंचित वर्ग समाज से आता है, महिला है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें, अगर वो IAS बनना चाहते हैं या कोई सिविल सर्विस, उनको हम फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि जो एजुकेशन गैप है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। वैसे सोचिए कि कोई IAS है, IAS का बच्चा अगर IAS बनना चाहेगा तो उसको क्या फैसिलिटी मिलती है, एक तो घर का गाइडेंस उसको मिला है, वो एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, अच्छा कोचिंग उसको मिल रहा है, और वो ग्रेजुएशन भी 19-20 साल में कर लेता है और बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, और हो सकता है वो 20-21 साल में IAS भी बन जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि जितने कम उम्र में IAS बनेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के ज़्यादा चांसेस है। अर्ली टू IAS, अर्ली टू प्रमोशन हो जाएगा। फिर लास्ट एक दूसरा मान लीजिए गाँव से है, गाँव से ही नहीं मान के चलिए दलित से है, वो जैसे तैसे गिर पढ़ के जो है स्कूल करता है, फिर हाई स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, किसी को कुछ नहीं पता, उसके माँ बाप भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, समाज भी ऐसा ही है, तो 25 साल 24 साल में जाके ग्रेजुएशन करता है, तो अब उसको IAS बनना, थोड़ा पढ़ लिख लिया, तो कैसे उस स्थिति को कैसे कंप्लीट कर, दोनों में डिफरेंस रहेगा। उस डिफरेंस को मिटाने के लिए रिजर्वेशन दी जाती है या प्रेफरेंशियल कुछ सिस्टम दिया जा सकता है। तो दिस आर द फॉर्म टू रिड्यूस कास्टिज्म, और रिजर्वेशन जो है ये फॉर्म ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन। बहुत बहुत